सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में मई के आखिरी हफ्तों में 2 लाख के आसपास मरीज हो सकते हैं कोरोना के। अभी तक वहां कुल 12,000 की संख्या थी, 250 के आसपास डेथ की संख्या थी। एकाएक इतनी बड़ी संख्या की बात इसलिए आई है कि पाकिस्तान में रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। सारी दुनिया में मुसलमानों के बीच उनका एक पवित्र त्यौहार है, लेकिन सब जगह कोरोना की वजह से जो उपाय हैं उसको रोकने के, जो लोगों में एक सोशल डिस्टेंसिंग नाम का वर्ड आया है, जो प्रैक्टिकली मनुष्यों में आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा 3 मीटर 4 मीटर की दूरी बनाकर रखने का, ज़्यादा चहल पहल न करने का एक प्रस्ताव है जो सारी दुनिया में जिसका पालन किया जा रहा है, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनका पालन किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पा रहा है, और रमज़ान में अकेला पाकिस्तान ऐसा है जहां सारे नियम कायदे टूट गए। इसकी वजह से जो स्थितियां उभरी हैं, हमने अपने एक सहयोगी मित्र और वरिष्ठ और देश के बड़े नामी गिरामी साहित्यकार विभूति नारायण राय जी से संपर्क किया, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, और उनसे बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस समय रमजान के महीने में पूरे दक्षिण एशिया में एक ही तरह का ज्योग्राफी है, एक ही तरह का लोग हैं, एक ही तरह का हमारा जीन है, और बहुत सारी मलेरिया कंट्रीज में हम सब आते हैं, और आर्थिक रूप से भी सब आसपास ही हैं, विपन्न ही हैं, एक तरह से कह सकते हैं दुनिया के पैराए पर। सिर्फ धार्मिक आधार पर विभाजन है हमारे बीच, और उसकी वजह से राजनीतिक विभाजन है, और उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे विभाजन है, एनिमोसिटी है, युद्ध है वगैरह। हमारे साथ है विभूति नारायण राय साहब, रिटायर्ड IPS हैं, दानिश्वर हैं, और बहुत ही समझदार लोग में से हैं समाज के, जो हम लोगों के पास दोस्तों में और वरिष्ठों में है, और पाकिस्तान पर बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, लगातार उनके टच में रहते हैं। तो रमज़ान शुरू हो चुका है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड में इस समय एक अलग माहौल है, लेकिन कोरोना की वजह से ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियां हैं, पाबंदियों का पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जहां पर उस तरह से पालन संभव नहीं हो सका, क्योंकि धार्मिक इदारों का बहुत दबाव है, सरकारें उनकी स्थिति बहुत कमजोर है, और सरकार को इसी 18 अप्रैल को लाने वाला संगठन है उसके साथ बैठ के तय करना पड़ा, जिसमें मस्जिदें खुली रहेंगी, लोग मस्जिदों में जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ नियम कायदे आपस में बनाए हैं जिनका पालन हो रहा है। उसका क्या असर होगा ये हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसी बीच चेतावनी आई है कल और आज के बीच, जो WHO से आई है, वो ये आई है कि जब रमजान खत्म होगा तो पाकिस्तान में कम से कम जो इस समय 12,000 के आसपास मरीज बताए जा रहे हैं, उनकी संख्या 2 लाख पार कर जाएगी। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात WHO ने पाकिस्तान से बात में पाकिस्तान में कही है, जो इस समय आज चर्चा में है। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, रमजान शुरू है, और थोड़ा हमारे दर्शकों को आप अपनी सूचनाओं से वो कर रहे हैं कि जिससे वो लोग जाने कि वहाँ वाकई में क्या हो रहा है। देखिए, आपने बहुत सही अपने इंट्रोडक्शन में बहुत सही कहा। भारत पाकिस्तान तो एक ही जैसी सामाजिक स्थितियों वाले देश हैं, और आर्थिक रूप से भी हम लोग कमोबेश एक दूसरे के आगे पीछे ही है। एक थोड़ा सा फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, और अपने संवैधानिक रूप से एक इस्लामी मुल्क है, तो वो बहुत सारी चीजों पर जो इस्लाम और स्टेट के रिश्ते हैं उनमें कई बार पैदा हो जाती है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 18 तारीख को एक मीटिंग हुई, जो प्रेसिडेंट अलवी है पाकिस्तान के, उन्होंने अपने ऐवान सदर में बैठा करके सारे उलेमा से बात किया। जो वहाँ के धार्मिक मामलों के मंत्री हैं कादरी साहब, वो भी मौजूद थे, और एक मुआहदा हुआ, एक समझौता ये हुआ। हालांकि ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि इस्लाम की जो 3 सबसे मुकद्दस मस्जिदें हैं, एक मक्का में, एक मदीना में, एक जेरूसलम में, वो तीनों बंद हैं। शियाओं के जो सबसे पवित्र स्थल है ईरान, वो सब बंद हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उस मीटिंग में ये स्टेट तय नहीं करा पाया कि पाकिस्तान
सड़कें बंद रहेंगी और लोगों को इकट्ठे होने से रोका जाएगा। खासतौर से आज से रमजान का महीना शुरू हो रहा था, इसलिए और चिंता थी उन्हें। ये नहीं तय करा पाए, तो अंत में एक बीच का रास्ता ये हुआ कि लोग मस्जिदों में आएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आएंगे। जी जी। पहले दिन से ही सबके मन में शक था ये जो तथाकथित रिस्ट्रिक्शंस हैं ये लागू हो पाएंगे, और वो आज साबित भी हो गया। आज पहला रमजान था, इसके पहले एक दिन पहले जुमे की नमाज पढ़ी गई और वो सारे मुआहदे की धज्जियां उड़ गई। प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक स्टेट जो नेशन को एडजस्ट करते समय ये अगर ये मुआहदे का पालन नहीं होगा तो इसकी जिम्मेदारी उलेमा की होगी, ये सिन होगा, ये गुनाह होगा, ये शब्द इस्तेमाल किए। प्रेसिडेंट अलवी ने भी यही शब्द इस्तेमाल किए कि अगर ये नहीं होगा तो ये क्राइम नहीं बल्कि सिन होगा। बल्कि आज ने उनसे पूछा भी कि साहब ये जो गुनाह होगा तो इसकी सजा कौन देगा, अल्लाह देगा या पाकिस्तान स्टेट देगा? तो इस पर कोई जवाब नहीं मिला। ये एक तरह से राज्य का समर्पण था और उसका काफी भयंकर भुगतना पड़ेगा पाकिस्तानी जनता को। आज से रमजान शुरू हुआ है, कहा गया था तरावी मस्जिदों में नहीं होगी, तरावी मस्जिदों में हो रही है। कहा गया 6 फुट के डिस्टेंस पर जो नमाजी बैठेंगे, किसी ने इसका पालन नहीं किया। संख्या पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाया, बाजारों में किसी तरह का नियंत्रण नहीं हो पाया। एक बार जब राज्य ने सरेंडर करना शुरू कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो WHO का जो ये तखमीना है ये भयानक जरूर है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सच होता दिखाई दे रहा है। जी जी जी। अच्छा, हमारे ये पूरे खित्ते में जो साउथ एशिया का है, चूंकि ये मलेरियल बेल्ट है, यहाँ पर टीबी के टीके लगते हैं, यहाँ पर और दूसरी फ्लू की जितनी भी बीमारियां हैं सब यहाँ से आके गुजरती हैं। और हमारे यहाँ औसत स्वास्थ्य भी इस पूरे खित्ते में दुनिया की तुलना में, दूसरी नस्लों की तुलना में बहुत पुअर है, खराब ही कहा जाता है। और इसीलिए एथलेटिक्स वगैरह में इस पूरे इलाके से कोई नहीं है। और ये सिर्फ बात हिंदुस्तान की नहीं है और सिर्फ अर्थव्यवस्था की भी बात नहीं है। हिंदुस्तान का सिर्फ साइज बड़ा है, बाकी सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती सी हैं इस पूरे इलाके में। और धार्मिक आधार पर जो विभाजन है उन दोनों को अगर छोड़ दें तो इस सब जगह में कोरोना का असर उतना नहीं रहा। ऐसा आजकल जो स्टडी कर रहे हैं लोग वो मानते हैं कि शायद इन वजहों से ऐसा रहा हो कि एक मलेरिया की दवाई आबादी खाती है, 2 सबको टीबी का टीका लगता है, 3 और भी जितनी किस्म की बीमारियां होती हैं वो सब होके यहाँ से हर साल गुजरती हैं, तो उससे एक इम्यूनिटी पैदा होती है। ये सारे कारण रहे हैं कि इस इलाके में ऐसा प्रभाव जैसा हम यूरोप वगैरह में देख रहे हैं, नॉन मलेरियल कंट्रीज में देख रहे हैं, जहां औसत इम्यूनिटी बेहतर थी लेकिन बाकी चीजें नहीं होती थी और उनका इलाज नहीं था, वो लोगों के जीन्स में वो सब नहीं था, तो उतनी तुलनात्मक रूप से असर उसका नहीं हुआ। और इसका फायदा इन सारी सरकारों को एक हद तक मिला कि महामारी ने जैसा यूरोप को पटरा किया, अमेरिका को पटरा किया, वैसा नुकसान भारत में, इवन वुहान की तरह भी भारत में नहीं हुआ। और वैसा कोई कंट्रोल भी यहाँ कोई करने लायक भी नहीं है। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति इन सारे देशों में है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है कि अगर वहां महामारी इस तरह से आई तो अस्पतालों में बेड नहीं है। वहां के क्रिकेट खिलाड़ी ने हमसे 10,000 वेंटिलेटर्स की मांग की थी। हमारे यहाँ राजनीतिक कारणों से उन चीजों पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है कि अगर महामारी आई तो तबाही आएगी। और एक तो सवाल ये है, इस पर थोड़ा सा आपका प्रकाश डालना बेहतर होगा। ये सही है, हालांकि इसके अभी तक कोई एम्पेरिकल सबूत नहीं मिल पाए हैं। बिल्कुल। ये नहीं कहने के लिए तैयार हो पा रहा है। जाहिर है कि उनको एम्पेरिकल एविडेंसेस चाहिए। इस मौसम का हमारे यहाँ जो गर्मी है, जिस तरह की नमी है हवाओं में, या जिस तरह आपने अभी जिक्र किया मलेरिया का, दूसरे तरह की इम्यूनिटी डेवलप करने वाले टीकों का आपने जिक्र किया, इन सब का कोई सीधा असर इस पे पड़ रहा है कि नहीं। लेकिन बावजूद इसके हम ये संशय तो हमारे मन में है। जो फैक्ट है तो यही देखिए, आज ही डॉन अखबार में, जो पाकिस्तान का लीडिंग अखबार है, उसमें एक दिलचस्प एक रपट छपी है जो भारत को लेकर है, जिसमें वो कह रहे थे कि भारत में मृत्यु का दर गिर गया इस दौरान, ये जो लॉकडाउन चल रहा है। मैंने भी पढ़ने के बाद फिर चारों तरफ तलाश किया तो ये बात सही है। हालांकि उसका कारण तो शायद ये है कि एक तो एक्सीडेंट्स खत्म हो गए,
हमारे यहाँ बहुत बड़ा कारण एक्सीडेंट बना, बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ होती है हमारे यहाँ जी। गाड़ियां नहीं है तो एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं। दूसरे पर्यावरण सुधरा है, इसका एक अच्छा जो ब्राइटर साइड है वो ये कि पर्यावरण सुधरा तो बहुत सारे लोग जो सांस के मरीज थे, जो दिल के मरीज थे, जिनको पर्यावरण मार रहा था, उनको भी थोड़ा एक रिलीज ऑफ लाइफ मिली, रिलीफ मिल गई जी। यहाँ पर ये कह पाना अभी शायद बहुत सामयिक नहीं होगा कि मौसम ये बाद में निश्चित रूप से इस पर स्टडीज होंगी और ये भी जो इनके बीच में कोरिलेशन है ये भी निकल के आएगा। एक थोड़ी सी चीज जो हमको भारत से अलग कर रही है वो एक नेगेटिव उसमें मैंने लगातार ये देखा कि कोरोना का वायरस तो पाकिस्तान में हमसे ज्यादा मार करेगा, लेकिन जो हमारे यहाँ कोरोना के साथ साथ जो अपने माइनॉरिटीज के खिलाफ हमने एक वायरस फैलाया है और जो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और ये खराब मीडिया ने जिस तरह का एक माहौल किया है, पाकिस्तानी समाज एक ये सौभाग्यशाली और एक हमारे लिए एक सुखद आश्चर्य है कि पाकिस्तानी समाज काफी तक बचा हुआ है और इसमें पूरे उसमें कहीं भी माइनॉरिटीज वहाँ जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनकी सुविधा का भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात इस बार हो रही है कि रमजान के दौरान उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो हमें इसमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी समाज की दिक्कत हो रही है, एक धर्म आधारित समाज बनाने से उन्होंने तर्क और विवेक का लगातार निषेध किया, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बनने दिया। तो बहुत जैसे लुम्स वहाँ का एक जैसे हमारे IIT या IIM या एम्स वगैरह की जो हैसियत हो सकती है, आप लुम्स की हैसियत वही समझिए जो बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है, रिसर्च का काम करती है। अच्छा। उसमें बड़े सीनियर डॉक्टरों के अभी मैं वो देख रहा था, उनके इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पर। एक तो डॉक्टर मोहम्मद हनीफ हैं और दूसरे डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं जी। इन दोनों का ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा, इतने पढ़े लिखे लोग और जो साइंटिफिक कम्युनिटी से जिनका रिश्ता है वो अगर ये कहें कि इसके इलाज के लिए, कोरोना के इलाज के लिए सूरह रहमान, ये कुरान शरीफ की खास आयतें हैं, एक चैप्टर की आयतें हैं, तो सूरह रहमान का पाठ सुनना ये सबसे कारगर इलाज है। वो लगभग ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ कोई ये कहे कि सुंदर कांड का पाठ कराइए तो आप मलेरिया से और टीबी से ठीक हो जाएंगे। तो ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट ना बन पाने का कारण इन दोनों का इंटरव्यू देखते समय मुझे समझ में आया। इसीलिए शायद देखिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब 60 से हालत ये है कि IMF ने पैसा दिया, अमेरिका ने पैसा दिया, चाइना मेडिकल इक्विपमेंट्स दे रहा है, भारत से शोएब अख्तर वेंटिलेटर मांग रहे हैं। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि जो वहाँ का अपर मिडिल क्लास है और वो जो डॉक्टर वगैरह हैं पदों पर हैं, लेकिन ये बताता है कि दबाव कितना है। इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल करूंगा कि ये जो धार्मिक आग्रहों का दबाव समाज पर इतना हो गया है या उन संस्थाओं ने इतना कब्जा कर लिया है सेटअप में कि इमरान साहब की हालत अब क्या है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में आपने बताया था कि उनकी हालत बहुत पतली है और पता नहीं इस कोरोना के खत्म होने के बाद उनके खात्मे की बात कहीं आगे न बढ़ जाए। तो आप चूंकि चीजों पर नजर रखते हैं, आपके हिसाब से क्या सीन है? प्रधानमंत्री इमरान खान तो एक दिग्भ्रमित नेता की तरह लगते हैं मुझे जी। उनका हर दूसरा बयान, हालांकि वो खुद ही कह चुके हैं कि मैं तो यू टर्न करने का माहिर हूँ। अच्छा। हर दूसरा बयान को काटता हुआ दिखाई देता है जी। उन्हें सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा था सिर्फ इसलिए ये लगभग प्रामाणिक तथ्यों से साबित हो गया था। फौज उनको लेके आई थी, नवाज शरीफ को हटाया था फौज ने और अदलिया ने यानी जुडिशरी ने मिलकर और इनको लेके। अब वहां से जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां के मीडिया से और वहां की बहसों से जो उभर के आ रहा है, मुझे व्यक्तिगत से लग रहा है कि उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है और रमजान के बाद अगर ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई, अगर ये कोरोना इतना फैला कि जाहिर है कि पाकिस्तान सरकार की सीमाएं, पाकिस्तान सरकार ज्यादा इसको संभाल नहीं पाएगी, तो इमरान खान को खुद गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। ये मेरा अपना एक अनुमान है और फौज ही उनको बहुत दिनों तक झेल नहीं पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है।
सर, पाकिस्तान में एक रवायत रही है कि सत्ता का बहुत सारे दानिश्वर और दूसरे लोग समाज के वो चुनौती देते रहे हैं, तमाम किस्म की तानाशाहियों को उन्होंने जेलें काटी हैं और बहुत तकलीफ सही है। ये धीरे धीरे कम होता इसलिए गया कि बाद में सत्ता और सत्ता का विपक्ष दोनों धार्मिक जो संगठन है उन्होंने ही ले लिया, वही पक्ष वही विपक्ष बन जाते हैं। वो अपनी चीजों को मनवाने के लिए विपक्ष बन जाते हैं और चीजें उनकी होती रहती हैं तो पक्ष भी है। तो और धीरे धीरे ये आवाजें बहुत कुंद होती गई, बहुत कमजोर होती गई। अभी आप बता ही रहे हैं कि क्या नाम, जो वहां के बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं वो कुरान की सूरा पढ़ने की बात कर रहे हैं, आयत पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये तो बताता है कि समाज पर किसका कितना दबाव है। तो क्या वहां लोग अब भी बचे हैं, मीडिया में ये सब बातें करने वाले बचे हैं जो दुनियावी बातें कर सकें, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें कर सकें, सरकार की उन मामलों में फेल्योर पर सीधे रख सकें, समाज के उन मामलों में फेल्योर पर सीधे कह सकें जो पहले वहां लोग कहते रहे हैं? क्या ऐसे लोग अब भी वहां हैं? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पाकिस्तानी समाज में प्रतिरोध के स्वर हमेशा रहे। पाकिस्तानी अदब में, उर्दू अदब में आप देखिए, ज़ियाउल हक के समय से लेकर के या उसके पहले भी चले जाए, अयूब खान के समय से लेकर के बहुत लगातार प्रतिरोध के स्वर सुनाई दिए। बल्कि कई बार मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से ज्यादा मजबूत प्रतिरोध के स्वर वहां रहे। आप पिछले 6 साल में देखिए, हमारे यहाँ जिस तरह भक्तों की कतार पड़ी है, खास हिंदी साहित्य में मैं देख रहा हूँ कि हमारे बड़े बड़े लेखक किस तरह से भक्ति में डूब रहे हैं। उस हिसाब से वहां देखना तो कई बार आश्चर्यजनक रूप से सुखद लगता है कि अभी भी प्रतिरोध के स्वर बचे हुए। वहाँ की जो मुख्य वहाँ की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें ये स्वर आपको अक्सर दिखाई दे जाएंगे और कई बार चकित करेंगे, क्योंकि उनके जोखिम हमसे ज्यादा है। उनके जोखिम हमसे ज्यादा है। जैसे अभी देखिए, वहाँ के एक मशहूर उपन्यासकार है, हालांकि अंग्रेजी में लिखते हैं, मोहम्मद हनीफ, एक केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगो। उनका एक छोटा सा उपन्यास है जो ज़ियाउल हक की जो हत्या हुई थी उस पृष्ठभूमि। मोहम्मद हनीफ ने बड़ा अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक छोटा सा पीस उनका आया है जिसमें उन्होंने लिखा कि कैसे पाकिस्तानी समाज इस द्वंद्व से जूझ रहा है। आधा टीचर आधा बटेर हो रहा है, आधा साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है या कुछ दूर साइंटिफिक टेम्परामेंट के बात करता है, उसके बाद फिर धर्म के हवाले हो जाता है। मसलन वो अपने दोस्त का जिक्र करते हैं जो किसी मेडिकल कॉलेज के बड़े ओहदेदार हैं, तो ये कहते हैं कि साहब ये कोरोना बनाया तो अल्लाह नहीं है, लेकिन अब वो अल्लाह के हाथ से निकल गया, मतलब वो अल्लाह के कंट्रोल से बाहर हो गया। तो ये सब मजबूत व्यंग है जो पाकिस्तानी समाज की स्थितियों को रिफ्लेक्ट करता है। और खासतौर से ऐसे समाज में जहाँ प्रोटेस्ट की बात करना, जहाँ इस तरह की सैनिटी की बात करना, सैनिटी का स्वर निकालना, दोनों 3 तरह के दुश्मन उसके हो जाते हैं। फौज भी दुश्मन हो जाती है, जिला भी दुश्मन हो जाता है और सरकार भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। तो ये तो एक सुखद आश्चर्य की तरह है, वहां पर काफी प्रतिरोध के स्वर हमें सुनाई देते हैं। भारत में हम देख रहे हैं कि अभी आज ही कल खबर आई है, बिजनेस स्टैंडर्ड में है कि हमारे रक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार की सलाह पर रक्षा के अपने सिस्टम से कहा है, पूरे सारे सेनाओं के चीफ को, तो एक ही चीफ हो गए, उनको बुला के मीटिंग करके कहा है कि आप अपने तमाम खर्चों में कटौती करें। और ये आदेश बाकायदा निकल गया, उसकी कॉपी भी बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट की है। तो जो ये कोरोना के दौर में एक तरह से कंजूसी हो रही है सरकारी खर्चों में, उसका असर हमारी सेना पर भी पड़ा है। सेना के भी रेगुलर खर्चों में कटौती की बात के आदेश दिए गए हैं। क्या इस तरह की कोई खबर आपने या कोई सूचना आपने पाकिस्तान के हिस्सों से भी, पाकिस्तान की प्रेस में या पाकिस्तान के और जो आप फॉलो अप करते हैं उसमें कहीं देखी है? देखिए, ये तो आर्थिक मार तो दोनों जगह सरकारों पर है। जिस तरह से हमारे यहाँ पेंशन में, तनख्वाहों में, या आपने अभी डिफेंस के बजट की बात की, इसमें जो कटौती है पाकिस्तान में भी हो रही है। जैसे अभी कल ही पाकिस्तान की आर्मी ने ये घोषित किया है कि जो ऑपरेशनल अलाउंसेस थे, यानी वो जहाँ किसी युद्ध क्षेत्र में हो या गंभीर शांति व्यवस्था की ड्यूटी में हो, वहाँ जो उनको ऑपरेशनल डीए या दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं वो उसे छोड़ रहे हैं। तो ये तो मजबूरन दोनों को, चूंकि दोनों की आर्थिक स्थिति इसको झेल नहीं पाएगी, वो तो करना ही पड़ेगा। और कोई विशेष बात आप कहना चाहें जो दर्शकों को, पाठकों को आपके हिसाब से जाननी चाहिए इस दौर में?
देखिए, मुझे लगता है कि हमें ये एक बहुत अच्छी पहल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हुई थी। उन्होंने एक मुर्दा पड़ी हुई संस्था सार्क को जिंदा किया। सार्क के हेड्स ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग की, उनके साथ बातचीत की, और अभी आपने देखा होगा पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्री ने सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की इसी तरह की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ये एक बड़ा मौका है, इसको बनाए रखना चाहिए। पाकिस्तान से हमें कम से कम इस मौके पर, जब पाकिस्तान बहुत संकट में है, हमें उससे बातचीत करनी चाहिए। और आपने अभी वो पाकिस्तानी क्रिकेटर का हवाला दिया जिसने कहा कि 10,000 वेंटिलेटर भारत को, पाकिस्तान को देना चाहिए। तो इस सुझाव को भी गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, हम बहुत पाकिस्तान से अगर तुलना करें तो हम एक बड़ी महाशक्ति हैं पाकिस्तान के मुकाबले। हम आर्थिक रूप से उनसे ज्यादा सक्षम हैं। 10,000 वेंटिलेटर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन इतना बड़ा जेस्चर होगा। हम अपने पड़ोसी को एक तरह से, जो हमारा ही बिछड़ा हुआ भाई है, उसको अगर हम 10,000 वेंटिलेटर दे दें और ये आइस टूटे, ये जो बर्फ जमी हुई दोनों के रिश्तों के बीच में टूटे और बातचीत हो, तो कोरोना शायद ये मौका हमें दे रहा है, तो हमें इस मौके को लेना चाहिए। आपकी इसी बात के साथ आज कार्यक्रम को समेटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग पाकिस्तान पर और पड़ोस के दूसरे देशों पर जो हमारे सार्क कंट्रीज में आते हैं और हमारे सीधे जिनसे बॉर्डर जुड़े हुए हैं, राय साहब से बातचीत करते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।